Hello everyone, I am Annu and welcome again. We create Jara folder. सो फ्रेंड, हमने अपनी लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक इंट्रोडक्शन देखा था और वहाँ पर ये समझा था कि क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हर्ड रेट, इन सब के नाम से बांटते हैं। आज की क्लास में हम उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालना सीखेंगे कि कैसे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालोगे। तो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्या थे, फंड थे ना, तो वहाँ पर अब हम इस क्लास के अंदर उस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड के क्या करेंगे, कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो आपको क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट को। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ डेट में क्या है कि आपने पैसे का ले रखा बाहर से, डेट के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू क्या कर रखा है, पैसे को रेज कर रखा है कंपनी ने। अब कॉस्ट क्या आती है डेट की, तब कंपनी डिबेंचर के थ्रू पैसे क्या करती है, रेज करती है, तो वहां पर कॉस्ट क्या आएगी, उसकी इंटरेस्ट आएगी ना। उनको क्या पे करेगी, अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो भी इंटरेस्ट पे करेगी वो क्या होगी, उस कंपनी के लिए उसकी कॉस्ट होगी उस डेट की। तो आज क्लास में हम यही निकालना सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आपकी कैसे फाइंड आउट होगी। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ डेट इज द रिटर्न दैट अ कंपनी प्रोवाइडेड टू डिबेंचर होल्डर एंड द क्रेडिटर। तो यही लिख रखा है यहाँ पे कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो रिटर्न है जो कंपनी किसको देती है, अपने डिबेंचर होल्डर को पे करती है, मतलब कि वो इंटरेस्ट है। द डेट एक्सपेंस ऑल्सो रेफर टू द प्री टैक्स डेट एक्सपेंस विच इज डेट कॉस्ट ऑफ द कंपनी बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द टैक्स। तो जो आपकी डेट कॉस्ट है, यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स से पहले पे करते हो, टैक्स आप क्या करते हो, बाद में पे करते हो, टैक्स क्या करते हो आप, बाद में पे करते हो। तो एक बात, सिंपल बात सोच के देखो, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो वहां पर आपका कोई भी, इसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है ना, जो भी आपकी कॉस्ट लगी वो क्या है, आपकी प्री टैक्स है। ठीक है ना, जो भी आप कॉस्ट पे करते हो क्या आपकी प्री टैक्स है। अब आप एक एग्जांपल से समझो, मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ आपको, क्यों मैंने कहा कि जो आपकी डेट की कॉस्ट है वो क्या है, प्री टैक्स कॉस्ट है। ठीक है, इस पे आपको एक तरह से बेनिफिट मिल जाता है जितना आप क्या कर रहे हो, इन टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करते। अब वो बेनिफिट कैसे मिलता है, आप एक एग्जाम्पल के साथ समझो, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लो आपके पास दो कंपनी है, ए और बी। एक कंपनी ऐसी है जिसने क्या कर रखा है, डेट से पैसा रेज कर रखा है। बी कंपनी ऐसी है जिसने सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर से क्या कर रखा है, पैसे को रेज कर रखा है। तो हमने कल की क्लास में भी देखा था कि आपका जो ईबीआईटी है वो कैसे निकलता है, सेल में से क्या माइनस कर दो आप, अपनी वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में क्या कर दो, फिक्स कॉस्ट, आपका क्या निकल के आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे ना, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, आपने जो भी ऑपरेशन करके जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो आपका यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसमें से कौन सी कॉस्ट माइनस करोगे, जो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो सबसे पहले अगर कंपनी ने डेट से पैसा ले रखा तो क्या करेगी, इंटरेस्ट की कॉस्ट माइनस करेगी ना। लेट से जो कंपनी का ईबीआईटी निकल के आया ना, दोनों कंपनियों का, यहाँ पर बी कंपनी का ईबीआईटी और यहाँ पे ए कंपनी का ईबीआईटी है, दोनों का ईबीआईटी आया 100 रुपीज। ठीक है, दोनों का ईबीआईटी है 100 रुपीज। अब ए कंपनी ने डेट से पैसा ले रखा तो कंपनी ए क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। लेट से कि जो इंटरेस्ट है वो आपका 10 रुपये, हम ये मान लेते हैं कि आपकी जो डिबेंचर है, डेट है, उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये की। ठीक है ना, और एट द रेट ऑफ 10% क्या करें, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 10 रुपये का इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पर कंपनी भी क्या करेगी, 1 भी रुपया इंटरेस्ट का पे नहीं करेगी, क्योंकि इसने सिर्फ सारा पैसा कहाँ से रेज कर रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों से। वेरी गुड। अब यहाँ पे टोटल 90 और यहाँ पे टोटल 100 क्या है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है ना, ये आपको क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 90 रुपीज है, उसका 100 है। अब यहाँ से कंपनी क्या करेगी, टैक्स पे कर देगी। लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टैक्स रेट है वो आपका 30% का, तो कंपनी ए 30% पे कर दे किसके ऊपर, 90 के ऊपर, तो कितना, 27 रुपीज। अभी कितने पे करेगी, 30% से 30 रुपीज। तो यहाँ पर जो आया अब कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी ए का, वो कितना होगा, 63 रुपीज, और यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा कंपनी का, 70 रुपीज। अभी देखो, प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है उसमें कितने का डिफरेंस दोनों कंपनी का, यहाँ पर मैं कह रही हूँ आपको इस पे कंसिडर करो, यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी ए का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है किसका, कंपनी बी का, तो यहाँ पर टोटल कितना डिफरेंस है इसके अंदर। और जो यहाँ पर ईबीआईटी है कंपनी का, उसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों में कितना डिफरेंस है, कंपनी ए और कंपनी बी के में। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो 10 रुपीज का डिफरेंस था किसके अंदर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में,
अब यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट निकल के आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आया है, फिर मैं कह सकती हूँ कि जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है आफ्टर टैक्स पे करने के बाद कंपनी का, उसमें कितना डिफरेंस है, उसमें सिर्फ 7 रुपीज़ का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 10 रुपीज़ का, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना डिफरेंस था? 10 रुपीज़ का, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिर्फ 7 रुपीज़ का डिफरेंस है। कितने का गैप है यहाँ पर? 3 रुपीज़ का। ये 3 रुपीज़ कितना है इसका? अगर मैं कहूँ कि जो 3 रुपीज़ है वो 10 रुपीज़ का कितना है? 30% नहीं है। 3 रुपीज़ 10 रुपीज़ का कितना है? 30% है ना? आप करके देख लो, 30% कितना होगा 10 का? 3। हाँ या ना? ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे? तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा क्या है कि जितना आपको टैक्स आप पे करते हो उतने का आपको बेनिफिट मिल जाता है किसके ऊपर? जो भी आपने क्या पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस आया है वो 7 रुपये का आया है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि कंपनी ए ने कहने को 10 रुपये का क्या पे किया है? इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 7 रुपये का ही इंटरेस्ट पे किया है अपने डिबेंचर होल्डर को। है ना? दिखने में कितने का दिख रहा है कि 10 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में आफ्टर तब मैंने टैक्स पे किया तो वहां पर सिर्फ 7 रुपये का ही क्या दिख रहा है? दोनों का डिफरेंस दिख रहा है। एक्चुअल में तो कंपनी ने कितने का इंटरेस्ट पे किया है? 7 रुपये का। तो जो 3 रुपये का डिफरेंस है ये वो उस टैक्स के कारण है जो कि मैंने इंटरेस्ट पर पे नहीं किया। वो बेनिफिट ए कंपनी को मिला है क्योंकि उसने पैसा कहाँ से ले रखा था? डिबेंचर होल्डर से ले रखा था, और डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर हम कोई भी टैक्स पे, अगर आप इंटरेस्ट पे करें तो उसके ऊपर आप कोई भी टैक्स पे नहीं करते। ये चीज़ क्लियर हुई ना? हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर। वहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कंपनी 40% टैक्स पे कर रही है, कंपनी 40% टैक्स पे कर रही है, तो एक्चुअल में कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है? 60% ना? यहाँ पर ही तो निकल के आया ना, कंपनी ने यहाँ पे 30% टैक्स पे किया, तो कहने को कंपनी ने एक्चुअल में 70% टैक्स ही क्या किया है? पे किया है। 30% का उसको 3 रुपये का क्या मिल चुका है? बेनिफिट मिल चुका है। यहाँ पर उसका ये डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इसके फॉर्मूले में जो भी आपका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट का, हरदम 1 - टी लिखा होता है। 1 - टी मतलब कि ये जो टैक्स बेनिफिट कंपनी को मिलता है किसके कारण? उसके कारण कि जो कंपनी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे नहीं करती, उसके कारण जो भी कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं 1 - टी। इसका मतलब है 1 - टी। टैक्स कितना आपका यहाँ पे कितना था? 30 ना, तो 0.30। तो एक्चुअल में कंपनी ने कितना पे किया? 0.70%। 0.70 क्या किया है? टैक्स को पे किया है। अगर मेरा इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपीज़ का है तो, है ना? या फिर निकाल लो। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितने था? 10 रुपीज़ का था ना? तो देखो यहाँ पर इसको निकालोगे तो कितना आएगा आपका ना? 7 रुपीज़। तो इसका मतलब कंपनी ने एक्चुअल में 7 रुपीज़ पे किए हैं, ना कि 10 रुपीज़। तो एक्चुअल में जितना पे किया है तो हम उस क्वेश्चन के अंदर वो दिखाएंगे, ना कि 10 रुपीज़ जो कि 10% इंटरेस्ट पे किया है। वहाँ पे 30% का टैक्स डिडक्शन कंपनी को मिल चुका है, टैक्स बेनिफिट कंपनी को मिल चुका है। ये चीज़ क्लियर हुई या फिर नहीं हुई? अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुई ना? एक बार इसको दोबारा से देख लो। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए ने डेट से पैसा भी ले रखा है, कंपनी बी ने सिर्फ इक्विटी से पैसा ले रखा है। तो यहाँ पर कंपनी ए इंटरेस्ट पे करेगी, कंपनी बी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। तो कंपनी ए इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा कंपनी के पास उसके ऊपर टैक्स पे करेगी, और कंपनी बी सिर्फ पूरे 100 रुपीज़ के ऊपर क्या करेगी? अपने टैक्स की पेमेंट करेगी। तो लास्ट में जो डिफरेंस होगा, उनके डिफरेंस में जो कमी आ रही है पहले वाले डिफरेंस से, वो जो डिफरेंस है, वो जो कमी है, वो किसके कारण है? कि कंपनी ए ने को टैक्स बेनिफिट मिला है किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है, जितने % टैक्स है उतने का ही कंपनी को क्या मिल जाएगा? वहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी की जो अमाउंट बची हुई है उतना ही कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। अगर यहाँ पर 35% टैक्स है तो इसका मतलब क्या है? कंपनी 65% ही क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। 35% जो है कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर। आया ना? ठीक है, क्लियर ना? आई एम क्लियर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट अगर मैं बिना टैक्स के कंसिडर करती हूँ, रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप टैक्स पे ही ना करो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए विदाउट टैक्स आपको क्या निकालनी? कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है, तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा था टैक्स के कारण इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कंपनी इंटरेस्ट कितना पे कर रही है? नेट प्रोसीड
नेट प्रोसीड का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनी को जितनी अमाउंट एक्चुअल में रिसीव हुई है, कंपनी को जितनी अमाउंट एक्चुअल में रिसीव हुई है। लेट्स से कंपनी ने 100 रुपए के डिबेंचर इश्यू किए, ठीक है, उसके ऊपर कंपनी की 3 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट लगी। एक्चुअल में कंपनी को कितना रिसीव हुआ, 3 रुपए कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट के रूप में पे कर चुकी है। तो 100 रुपीज में से कंपनी को सिर्फ 97 रुपीज क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर नेट प्रोसीड में क्या आएगा आपका 97 रुपीज, ना कि 100 रुपीज। एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है वो आएगा आपका नेट प्रोसीड के अंदर। आया ना, क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। कब, विद टैक्स। तब आपका टैक्स क्या करते हो, आप टैक्स को कंसीडर करते हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स, जो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड करवाया था कैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे करते हैं 1 माइनस टी। क्लियर हुआ ना। डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे, नेट प्रोसीड, कि आपको एक्चुअल में कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव हुई है उससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। एक थर्ड केस और आता है, वो थर्ड केस क्या है आपका, कि अगर आपका डेट क्या है, रिडीमेबल है। यहाँ पर क्या था, आपका डेट रिडीमेबल नहीं था। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंपनी इरिडीमेबल डेट क्या करे, इश्यू करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी को ये ना पता, आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो कि कंपनी कितने दिनों बाद क्या करेगी, रिडीम करेगी। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि कितने दिनों बाद कंपनी क्या करेगी, रिडीम करेगी डेट को, तो आपको करना है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे अलग है इससे, देखो, इतना जो फॉर्मूला है रिडीमेबल वाला वो बिल्कुल सेम है यहाँ तक, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर मैं डेट को लेती हूँ क्या, रिडीमेबल नेचर का, रिडीम करती है अगर कंपनी, उस केस में ये फॉर्मूला इतना, ठीक है। ऐड आप क्या दोगे, क्या कंपनी जो रिडीम कर रही है शेयर को, लेट्स से मान लो 5 साल बाद क्या कर रही है, रिडीम कर रही है शेयर को, तो 5 साल बाद कंपनी कितनी अमाउंट पे करेगी, किसको, डिबेंचर होल्डर को। मान लो कंपनी ने तब क्या कहते डेट को इश्यू किया था, उस वक्त जो भी डिबेंचर होल्डर थे उनको डिबेंचर दे के कंपनी के उनसे अमाउंट 100 रुपए लिए थे, ठीक है ना। और कंपनी ने साफ साफ लिख रखा था कि कंपनी तो 5 साल बाद क्या करेगी, रिडीम करेगी अपने शेयर को। तो हर डिबेंचर होल्डर को जिनसे 100 रुपए का डिबेंचर ले रखा है, उसको 100 के बदले 105 रुपीज क्या करेगी, पे करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी तब रिडीम करेगी डिबेंचर को तो प्रीमियम पे रिडीम करेगी, ऐसा कुछ कह रखा है, ठीक है ना। तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी हुई, 105 रुपए ना। इश्यू कितने में किया था, 100 रुपए में। तो 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगी ना, वो भी तो कंपनी की कॉस्ट है ना, उसको भी तो शो करेंगे, वो भी तो किस में इंक्लूड होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर इंक्लूड होगी। ये चीज क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू माइनस जो आपने नेट प्रोसीड किया था कि आपको अमाउंट कितनी मिली है, वो डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ ईयर। आपके नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर क्या, कि अभी जो 5 रुपए है ये हर साल थोड़ा ना पे करेगी, वो लास्ट में रिडीम करने के बाद में एक बार करेगी। और वो कॉस्ट कितने सालों में डिवाइड हो जाएगी, आपकी 5 साल के अंदर क्या हो जाएगी, वो कॉस्ट आपकी टोटल डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो लाइफ है डिबेंचर की उनकी कितनी है, 5 साल की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा कि जो 5 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा पे किए हैं हर साल, कितने सालों तक, मतलब कि कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो हर साल कितनी कॉस्ट आएगी उसकी, डिवाइड हो जाएगी, 1 रुपए की कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी हर साल के लिए। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर ओवरऑल में हम क्या कर देंगे यहाँ पर, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि तब हमने फर्स्ट वाला केस किया था, वहां पर हमारा जो फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ डेट का वो कुछ ये था, विद टैक्स वाला जो फर्स्ट केस किया था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, ठीक है। अब हमने रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 क्यों किया, यहाँ पर भी हमने सिर्फ नेट प्रोसीड को ही क्यों नहीं लिखा, इसकी जगह जो ये है आपका, इसकी जगह हमने सिर्फ नेट प्रोसीड क्यों नहीं लिखा, हमने रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड क्यों लिखा। तो यहाँ पर जो कुछ एनालिस्ट थे आपके, कोई कह रहा था कि रिडीमेबल वैल्यू को कंसीडर करो, कोई कह रहा था कि नेट प्रोसीड को कंसीडर करो, ठीक है ना। हमें वो अमाउंट लेनी है जो हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रोसीड वाली जो आपकी अमाउंट है, जितनी एक्चुअल में रिसीव हुई है वो अमाउंट कंसीडर करो। लेकिन कुछ कहते थे कि आप रिडीमेबल वैल्यू को लो ना, किसको लो, रिडीमेबल वैल्यू को, क्योंकि आप रिडीम कब करो, 5 साल बाद कितनी वैल्यू में करोगे,
रिडीमेबल वैल्यू में करोगे ना, जो भी आपकी रिडीमेबल वैल्यू होगी उसमें आप क्या करोगे, रिडीम करोगे, तो आप नेट प्रोसीड को क्यों ले रहे हो। लेकिन कुछ क्या कह रहे थे कि आप नेट प्रोसीड को कंसिडर करो कि एक्चुअल में आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई है। दोनों के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए क्या करा हमने, इन दोनों का क्या कर लिया, एवरेज ले लिया, ठीक है ना, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, दोनों का क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। यहाँ पर क्लियर हुआ है यहाँ पे ये बात, ठीक है। तो जितना भी एवरेज होगा, अब मान लो मेरी रिडीमेबल वैल्यू 105 थी और आपका जो नेट प्रोसीड था जो रिसीव हुआ था कंपनी को 100 हुआ था, तो टोटल 205 डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो जो अमाउंट आएगी उसको ही मैं क्या करूँगी यहाँ पे कंसिडर करूँगी, ठीक है। अब इस अमाउंट की क्या निकलेगी, टोटल कॉस्ट निकलेगी, आया ना, क्लियर हुआ यहाँ पे ये सारे के सारे फार्मूले आपके डेट के। तो यहाँ पर हमने 3 फार्मूले देखे आपके ने कॉस्ट ऑफ डेट के, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मेरे को। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो हम इसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। मेरी हरदम ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हर चीज़ को बताऊं, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कहीं पर भी अच्छे से। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट से रिलेटेड, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कंपनी ने क्या कर रखे हैं, कंपनी ने 10% क्या कर रखे डेट को इश्यू कर रखा है, और जो डेट की जो टोटल अमाउंट हो कितनी आपकी 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब आपके पास 3 सिचुएशन है। फर्स्ट वाली क्या है, एट पार पे क्या कर रखे हैं कंपनी ने, उनको इश्यू कर रखा है, एट पार पे क्या कर रखा है, इश्यू कर रखा है। तो एट पार पे इश्यू कर रखा है तो इसका मतलब क्या, जितने के डिबेंचर है उतनी का अमाउंट कंपनी को क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी ना, ठीक है। तो देखो 10% का क्या है आपका इंटरेस्ट रेट, आप क्या करोगे, पे करोगे, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, जितने का टैक्स है। लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं जो आपका टैक्स रेट है वो है एट द रेट ऑफ 35% से आपका क्या है, टैक्स रेट है। तो यहाँ पर आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। नेट प्रोसीड आपको कितने की होगी, तो यहाँ पर 10% कितने का, 1 लाख का, तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा वो, 10,000। कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 10,000 इंटरेस्ट पे करेगा ना, ठीक है। 1 माइनस टैक्स जो बेनिफिट मिला है, तो इसका मतलब क्या, 1 माइनस, अगर मैं 35 1 माइनस टैक्स जो आपको क्या है 35%, तो 0.35 लिख सकती हूँ। नेट प्रोसीड कितने का है, कितनी अमाउंट रिसीव हुई कंपनी को, 1 लाख की, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 0.65 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर आपका निकला 6.5%। तो ये क्या है, टोटल कॉस्ट है किसकी, आपकी कॉस्ट, ये आपकी क्या निकली यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ डेट निकली कितनी, 6.5%। तो क्लियर हुआ फर्स्ट वाला केस। अब सेकंड केस, अगर मान लो आपका इंटरेस्ट भी ये है, डिबेंचर भी 10 क्या करके 1 लाख के इशू करके, डेट भी 35% से है, लेकिन यहाँ पर है कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी, ठीक है ना। कंपनी को 10% की फ्लोटेशन कॉस्ट आई है, जितने की उसने क्या किया है, डिबेंचर को इशू किया है। तो 10% की फ्लोटेशन कॉस्ट आई, तो कंपनी को एक्चुअल में अमाउंट कितनी रिसीव हुई होगी, अगर 10% की क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखो 10% वही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में कंपनी इंटरेस्ट तो कितने के ऊपर पे करेगी, जितने का उससे डिबेंचर इशू किया है 10 लाख 1 लाख के ऊपर, ठीक है ना। एक्चुअल में कंपनी इंटरेस्ट कितने के ऊपर पे करेगी, जितने के उसने डिबेंचर इशू किए हैं, कितने के 1 लाख के। वो अलग बात है कि कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट आई है 10% की, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका कितना होगा, 10,000 का ही होगा, इंटरेस्ट कितना होगा आपका 10,000 का ही होगा, लेकिन आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है वो 10,000 से क्या हुई है, कम रिसीव हुई है। आपकी कॉस्ट आपकी तरफ से कितने पे निकालोगे आप, 90,000 पे, क्योंकि आपको 90,000 रुपीज मिले हैं, जिसमें से आपकी 10% फ्लोटेशन कॉस्ट थी 1 लाख रुपए में से, ठीक है ना। तो कंपनी को एक्चुअल में रिसीव 90,000 रुपीज हुए हैं, लेकिन कंपनी को इंटरेस्ट तो पे किस पे करना होगा, जो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के डिबेंचर के ऊपर, ठीक है। लेकिन कंपनी अपने लिए कॉस्ट निकाल रही है, तो कितने पे निकालेगी, 90,000 पे। तो अब उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि अब उसको कम पैसे क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। और इंटरेस्ट क्या है, सेम इंटरेस्ट है पूरे पूरे 1 लाख के ऊपर। तो यहाँ पर इस केस के अंदर जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट हो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपका यहाँ पे 10,000.65 डिवाइडेड बाय कितना, 90,000। तो यहाँ पर जो कॉस्ट निकल के आएगी कंपनी को, निकल जाएगी 7.22%,
ठीक है। यहाँ पे कंपनी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ डेट 7.22%। यहाँ पर कंपनी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि जो नेट प्रोसीड है कंपनी की जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई है वो 90,000 हुई है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अब मेरा थर्ड केस क्या है कि कंपनी ने जो अपने डेट है डिबेंचर है वो किस पे इश्यू कर रखे हैं, एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम पे कंपनी ने क्या किया, कितने प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे कंपनी ने क्या किया है, डेट को इश्यू किया, डिबेंचर को इश्यू किया है। तो अब देखो कंपनी कितने के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, जितने के उसने डेट एक्चुअल में जो उसकी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू कितने की थी, 1 लाख की, ठीक है ना। तो याद रखना हरदम हम जो इंटरेस्ट है वो हरदम फेस वैल्यू पे करेंगे, ठीक है ना। आपने फ्लोटेशन कॉस्ट आई हो आपकी कोई, आपने प्रीमियम पे इशू किए हो, लेकिन कंपनी इंटरेस्ट किस पर पे करती है, जो उसकी फेस वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितने की है, 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए के ऊपर क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन एक्चुअल में कंपनी को अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, 10% से, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी की जो ओवरऑल डेट हो क्या हो जाएंगे, जो ओवरऑल कॉस्ट है डेट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। देखो कैसे, कंपनी 10,000 के ऊपर ही क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो यहाँ पे 0.35 क्या मिल जाएगा, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके ऊपर 0.65 से क्या करेगी कंपनी, इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है ना, इंटरेस्ट का रेट है। एक्चुअल में अमाउंट रिसीव कितनी हुई है कंपनी को, यहाँ पर प्रीमियम पे किया, याद को 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू थी, प्रीमियम पे किया तो कितनी अमाउंट रिसीव हुई टोटल कंपनी को, 1,10,000। तो मैंने यहाँ पे बताया, मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपकी आती है नेट प्रोसीड, जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुई है। तो यहाँ पर जो भी कॉस्ट निकल के आएगी कंपनी की वो कितनी निकल के आएगी, अब ये 1,10,000, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना कंपनी की। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट निकल के आएगी 5.9%। तो ये कॉस्ट ऑफ डेट आपकी कितनी आई, 5.91%, क्लियर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। सबसे पहले जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो हरदम फेस वैल्यू जो भी दे रखी है कि इतने के डिबेंचर इश्यू किए हैं उस पे करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका नीचे हो हरदम आती है आपकी क्या, नेट प्रोसीड, जितना कंपनी को एक्चुअल में रिसीव हुआ है ना, क्लियर नहीं ये चीज यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो हमारा क्या था, तब हमें रिडीमेबल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि शेयर कंपनी डिबेंचर कब क्या कर रही है, रिडीम कर रही है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी कब रिडीम कर रही है, रिडीमेबल वाला केस, ठीक है, रिडीमेबल डेट। आपको यहाँ पर गिवन है कि आप कितने दिनों बाद कंपनी क्या करेगी, रिडीम करेगी किसको, डेट को। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मान लो ये दे रखा है कि 11% डेट ऑफ ₹100। तो इसका मतलब क्या है कि 11% आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपीज का आपका क्या है, डिबेंचर है, ठीक है। और यहाँ पर आगे इंफॉर्मेशन गिवन है, मान लो कि जो रिडीमेबल है, रिडीम किया है किसको, आपने डेट को रिडीम किया है, किसको आपने, जो डेट को वो किया है एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। तो यहाँ पर 5 साल का आपका क्या है टाइम पीरियड, क्या 5 साल बाद क्या करोगे, उन डिबेंचर क्या करोगे, रिडीम कर दोगे। और तब रिडीम करोगे तो 10% प्रीमियम पे करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके डिबेंचर 100 रुपीज के थे तो 10% प्रीमियम क्या 110 रुपीज क्या करोगे, आप पे करोगे डिबेंचर होल्डर को। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो एक तरह से ये भी तो क्या कंपनी के लिए कॉस्ट निकल के आई ना, क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे क्या कर रही है, रिडीम कर रही है अपने डिबेंचर होल्डर को। तो जो प्रीमियम पे रिडीम कर रही है कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को, तो कंपनी के लिए वो क्या है, कॉस्ट है ना। डिबेंचर होल्डर के लिए प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी के लिए क्या वो कॉस्ट है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कितना पे किया कंपनी ने, 11% है, तो 11 रुपीज का क्या किया कंपनी ने, इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। आगे 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना आपका 0.35, सॉरी टैक्स आपका गिवन नहीं तो हम सेम ले लेते हैं आपका 35%, ठीक है। तो टैक्स कितना ले लिया हमने 35%, तो 0.35। अब ऐड कर दो क्या वो कॉस्ट जो एक्स्ट्रा आई है कंपनी को डिबेंचर को रिडीम करते हुए, ठीक है। तो कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा आई है, 110 पे आप क्या कर रहे हो, ये आपकी रिडीमेबल वैल्यू रिडीम कर रहे हो। एक्चुअल में आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, सिर्फ 100 रुपीज क्या हुई थी, रिसीव हुई थी। डिवाइड क्या कर दोगे, कितने सालों बाद क्या करोगे आप, रिडीम करोगे, 5 साल बाद रिडीम करोगे। यहाँ तक चीज क्लियर आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या, आप अब सिर्फ नेट प्रोसीड से डिवाइड नहीं करोगे, एवरेज निकालोगे किसका, रिडीमेबल वैल्यू का,
प्लस किसका नेट प्रोसीड का, दोनों क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे और आपका क्या अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रोसीड है, नेट प्रोसीड। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई क्या 0.6, ऐड क्या कर दोगे, कितना एक्स्ट्रा रुपये कंपनी पे करिए रिडम्पशन के टाइम पे 10 रुपीज ना, 5 साल के बाद क्या करेगी, रिडीम करेगी, डिवाइड बाई का यहाँ पर इसका एवरेज क्या निकलेगा 210 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आपको जो आंसर निकल के आएगा वो निकल आएगा 4.9%। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है इस केस में कितना है, 4.9% कंपनी के लिए क्या निकली, कॉस्ट ऑफ डेट निकली है। इट इज क्लियर। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखा कि आप कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालोगे। अगर आप एट पार पे इश्यू कर रखा है या फिर एट प्रीमियम पे इश्यू कर रखा है या फिर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो हरदम आप उस अमाउंट को कंसिडर करोगे जितने में आपको एक्चुअल में वो अमाउंट रिसीव हुई है। लेकिन जब इंटरेस्ट किस पे करोगे, जो आपका एट पार वाला है, जो आपकी फेस वैल्यू है, उस पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। बात क्लियर हुई। अगर आपने एट प्रीमियम पे आपने क्या कर रखा है, डिबेंचर को इश्यू कर रखा है, तो आप नेट प्रोसीड में क्या लिखोगे कि आपको एक्चुअल में अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, उस प्रीमियम की अमाउंट क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पर आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको सारे के सारे जो केस हमने किए हैं कॉस्ट ऑफ डेट के, फर्स्ट वाला नॉन रिडीमेबल केस देखा, सेकंड वाला हमने रिडीमेबल केस देखा, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ है। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताओ कॉस्ट ऑफ डेट क्लियर सभी को कि आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगी, हाँ या ना, वेरी गुड। अब देखो अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपके जो हमने निकाला कॉस्ट ऑफ डेट बिल्कुल सिमिलर है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट पे आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो और यहाँ पर आप क्या पे करते हो, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करते हो। डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिविडेंड पे कर रहे हो, यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन दोनों है कैसे नेचर के, आपका फिक्स्ड नेचर के हैं। इस बात को याद रखना। तो जो आपकी कैलकुलेशन होगी, जो फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। फर्स्ट चेंज किसके कारण होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तब आप पे करते हो वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन तब आप डिविडेंड पे करोगे फिक्स रेट से, वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वहां पर जो हमने टैक्स बेनिफिट को कंसीडर किया था, यहाँ पर हम उस टैक्स बेनिफिट को कंसीडर नहीं करेंगे। एक ये मेन डिफरेंस है आपका कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हुए और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर निकालते हुए। वो अब हम फॉर्मूला देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द डिविडेंड कमिटेड एंड द पेड बाय द कंपनी। जो डिविडेंड कमिटेड कर रखा कंपनी ने, वो जो कंपनी पे करती है वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, even dividend to preference shareholder is on the desire of board of director of the company and the preference shareholder cannot be pressurized for the paying dividend, but it doesn't mean that calculation of cost of preference shareholder capital is not necessary, because if we don't pay the dividend to preference shareholder, it will affect the capability to receive fund from this sources। ठीक है ना, जैसे आपका इंटरेस्ट तब आप लोग पे करते हो वो लीगली पे करना है, ठीक है ना, वो लीगली बाउंडेशन है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर है तो आपके शेयर ना, हाँ वो आप फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करते हो, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कि उनको इक्विटी से पहले दिया जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कंपलसरी ही है पे करना, जिस तरह से डिविडेंड इंटरेस्ट वालों को पे करना कंपलसरी होता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी को इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी उनको पे नहीं करेगी। अगर कंपनी पे नहीं करेगी, कहीं ना कहीं जो कैपेबिलिटी है, जो अमाउंट रिसीव करती है कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जिस तरह से आपका अगर आप डेट को पे नहीं करते तो कंपनी के लिए एक लीगल रिस्क क्रिएट हो जाता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे ना करे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, इफ देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल में बी डिफाइंड एज द डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पर हम इनको प्रेफरेंस दे देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वालों से कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हमने डिसाइड कर रखा वो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जरूर पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को लेकर ऐसा कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, अगर कंपनी का मन करे तो कंपनी अपने प्रॉफिट को एज अ रिटेन्ड अर्निंग रख सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पे ही ना करे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब देखो कि आप कॉस्ट कैसे निकालोगे। अगर आपको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका टाइम पीरियड नहीं पता कि वो कितने दिनों बाद क्या किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे, ठीक है ना, वो इरिडीमेबल नेचर के हैं, तो उस केस में एक बार जल्दी से रिकैप करो। हमने जो इंटरेस्ट के केस में, डेट के केस में जो कॉस्ट निकाली थी, कैसे निकाली थी, इरिडीमेबल वाले केस में
ऐसे थे ना आपकी जितना आपने इंटरेस्ट पे किया 1 माइनस टैक्स का जो बेनिफिट मिला डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट टैक्स का बेनिफिट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो भी अमाउंट पे करोगे, हमने यहाँ पर देखा था, जो भी आप अमाउंट क्या करोगे, पे करोगे, वो अमाउंट क्या टैक्स पे करने के बाद यहाँ पर आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, देखो यहाँ पर आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, टैक्स पे कर चुके हो, ठीक है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब यहाँ पर कोई भी अगर प्रेफरेंस है तो उसका डिविडेंड क्या करोगे, यहाँ पर पे करोगे, तो उसको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला ना, तो इसके केस में आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप ये वाला सिंपल सी बात है, ये वाला तो हम करेंगे नहीं 1 माइनस टी, तो सिंपल सी बात है, कितना डिविडेंड आपने पे किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिवाइड बाय वह क्या नेट प्रोसीड, कितनी अमाउंट वहाँ से क्या हुई है, रिसीव हुई है। अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है तो उसको माइनस करके जो भी एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुई है वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। क्लियर? ये किस केस में है, इररिडीमेबल के केस में, ठीक है। अब सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कब, रिडीमेबल के केस में, तब आपके पास रिडीमेबल का कितने दिनों बाद आप रिडीम करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो गिवन है। तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा ना, बस आपको टैक्स एफर्ट क्या करना है, साइड करना है। तो सेम क्या होगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड जो आप पे कर रहे हो, ठीक है, ऐड कर दोगे। रिडीमेबल वैल्यू क्या है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, ठीक है ना, रिडीमेबल वैल्यू किसकी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, माइनस नेट प्रोसीड क्या है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, एक्चुअल में अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय क्या आपका दोनों का क्या एवरेज, रिडीमेबल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नेट प्रोसीड फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवाइड बाय क्या 2। आपका क्या निकलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर निकलाएगी, किस केस में, रिडीमेबल केस में। तो दोनों का फॉर्मूला है या नहीं सेम, बिल्कुल सेम है ना। अगर क्वेश्चन भी गिवन होगा तो आप इजीली निकाल लोगे ना। तो यहाँ पर आपको एक टैक्स बेनिफिट इंक्लूड नहीं करना और दोनों में क्या है, बिल्कुल सिमिलरिटी है, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला गिवन है, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आपकी हुई, डिविडेंड कितना पे किया है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 माइनस एफ क्या लिख रखा है, ये आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट, कि आपको एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, वो आपने क्या कर दिया, यहाँ से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दिया। लेट से मैंने आपको कहा था कि 10% फ्लोटेशन कॉस्ट है, अगर आपको याद हो डेट वाले केस में, तो यहाँ पे 10% फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, तो एक्चुअल में आपको कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, 90% अमाउंट क्या हुई आपको एक्चुअल में रिसीव हुई है, ठीक है ना, ये वही है। आप इसको ऐसे ये ना लिख के आप यहाँ पे नेट प्रोसीड भी लिख सकते हो कि एक्चुअल में अमाउंट कितनी यहाँ पर क्या हुई है, हमें रिसीव हुई है। क्लियर? तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपका क्या है, एनुअल डिविडेंड कितना पे कर रहे हो, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपका कितना है, माइनस कर दो क्या, कोई भी फ्लोटेशन है कितने परसेंटेज है, ठीक है ना। अगर आपका रिडीमेबल वाला प्रेफरेंस शेयर है तो उसके इसमें क्या करोगे आप, डिविडेंड कितना जो मैंने जस्ट अभी बताया था, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और नीचे आप क्या निकाल दोगे, इनका एवरेज निकाल दोगे। तो क्लियर हुआ प्रेफरेंस शेयर। तो हमने देखा कि जैसे आपका डेट की कॉस्ट निकाली थी, सिमिलर कहीं ना कहीं हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कॉस्ट भी क्या थी, सिमिलर थी, किसके, अपने डेट की। तो हमने जो भी एग्जाम्पल या डेट के थ्रू सेम आपको क्या निकलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर निकलाएगा। आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिस्टेक नहीं, ठीक है। अगर हम कुछ और प्रैक्टिकल करेंगे तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो चुका है ये कंसेप्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे निकलता है, क्यों हम 1 माइनस टी करते हैं किसके अंदर, तब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हमने यहाँ पे 1 माइनस टी क्यों किया, ठीक है ना, क्या रीजन है 1 माइनस टी करने का। तो ये 1 माइनस टी आपको क्या है, टैक्स का बेनिफिट है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। वैसे एक्चुअल में हमने कल क्लास में देखा था कि जो रिटेन अर्निंग हो क्या है, कंपनी का ही फंड है, तो कंपनी की इसके ऊपर इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है, कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर निकालना सीख जाओगे तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अपने आप निकल जाएगी। तो कल का क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।